हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग 6 क्लास का जो हिस्ट्री है, एनसीईआरटी का जो किताबें हैं, एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री है, इसी का हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। और टॉपिक हमारा हो जाता है क्या, कब, कहाँ और कैसे, है ना। यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट। यहाँ से हम लोग लगभग 14 प्रश्न लिए हैं और इसका हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न बनता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो चलिए हम लोग शुरुआत करें। सबसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका। कहता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, अनाज रखने का कोठार था। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर इस तरीके से प्रश्न अगर आप बनाते हैं, ठीक है, कथन पे विचार करें, कुछ एनालिटिकल और कुछ फैक्ट जो है, अगर ऐसे पकड़ बन जाए आपके सब्जेक्ट पे तो समझिए कि कंपटीशन आपके लिए आसान हो जाता है। फाइट करना बहुत इजी तरीके से आप फाइट करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। सही तरीके से 8 से 10 घंटा सही तरीके से पढ़िए, है ना। और पढ़ने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब बैठ के पढ़ रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं, तो फिर पढ़े जा रहे हैं। सिर्फ पढ़ने से लोग आईएएस नहीं बनता है। बहुत ऐसा चीज़ें हैं जो जीवन में व्यवहारिक भी होना पड़ता है। बहुत ऐसी चीज़ हैं जो तार्किक बनना पड़ता है, लॉजिकल बनना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके ज़िंदगी में सीखने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात अगर है, घर परिवार से हमें सीखने को मिलता है। माँ बाप, आपके संस्कार, जो परिवार है वहाँ से सीखने को मिलता है। फिर आपको बहुत सारी किताबें हैं जो आपको ज्ञान देती है। बाकी पूरी दुनिया तो है आपको सिखाने पढ़ाने के लिए, है ना। लेकिन कंपटीशन की तैयारी करने के लिए तकनीक चाहिए, तकनीकी की ज़रूरत होता है। उसमें विद्वान बनने की जो चाहत है वो बाद में रखिएगा। अभी कंपटीशन को फाइट करने का जो तरीका है, बस उसे इख्तियार करिए और देखिए आप कैसे फाइट कर जाते हैं। अभी भी टाइम है आपके पास 70 बीपीएससी के लिए। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट करने हैं तो अभी भी 10 से 12 घंटा का टाइम अपने आप पे दीजिए। ज़िंदगी में जो चीज़ें मिलना है वो मिल जाएगा। अगर आपने सबसे ज़्यादा वक्त अपने आप पे दिया तो यकीन मानिए ज़िंदगी आपको बड़ा खूबसूरत बना देगी। तो यही चीज़ें हैं, हम प्रश्नों को तब समझ पाते हैं जैसे मानते हैं कि कभी कभी ऐसे प्रश्न आपसे पूछने अगर लग गए बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि हम देख रहे हैं एक समय में बीपीएससी हमेशा वन लाइनर प्रश्न पूछा करता था। तो हमेशा देखिए लुसेंट का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, लेकिन अब नहीं है। लुसेंट से प्रश्न भी अब नहीं आते हैं, है ना। तो अतुल प्रसाद जो आपके अध्यक्ष थे पहले, तब उन्होंने ये बात कही थी कि अब वो ज़माना जो है आपका चला गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भीड़ जो है बहुत तीव्र गति से, तेज़ी से आने लगा है। खास करके जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, उनका भी गति जो है बहुत ही तीव्र हो गया है और रिजल्ट भी बहुत बेहतर लेती हैं। लड़कों से कहीं ज़्यादा जो है रिजल्ट अभी लड़कियों का देखा जाता है। और ख़ास करके जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, अदर पीसीएस के कंपटीशन के जो विद्यार्थी हैं, वो भी इसी फील्ड में बीपीएससी और बीपीएससी टीचर की बात करें तो हमारा बिहार बड़ा उदार है, जो अवसर देता है आपको, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझिए कि भीड़ हो जाता है। उसमें आपको सही तरीके से सटीक किताबें पढ़ना होगा और वही चीज़ें हम अभी बोलते हैं, सटीक किताबें। एनसीईआरटी का अध्ययन करिए और एक बार सारा प्रश्न जो हम लोग वहाँ से बना कर के आपके लिए लाते हैं ज़रूर से कंप्लीट करिए। और देखिएगा यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछे गए हैं आपके बीपीएससी में, या उत्तर प्रदेश का पीसीएस देखिए, या अगर देखिए बीपीएससी टीचर में भी देखिएगा 1.0 है, 2.0, अगर 3.0 का जो आपका कैंसिल हो गया पेपर, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आपको यहीं से पूछे गए हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से। तब ये प्रश्न जो कहता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है ना, अन्नागार, अनाज रखने का कोठार था, इसके संबंध में कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका कथन जो है 1, 2, 3 हो जाता है। सबसे पहले यह जो है ना, यह 45.71 मीटर लंबा, है ना, मीटर है भी नहीं है, मीटर लंबा हो जाएगा, तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, है ना। क्या हो जाएगा? 15.23 मीटर चौड़ा था, ठीक है। ये एकदम अंदर से सवाल पूछा है और बिल्कुल इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ये सही हो जाता है। इसका तल क्षेत्र जो है लगभग 838.1025 वर्ग मीटर था, है ना, ये भी सही है। और कहता है कि मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त हड़प्पा से भी, है ना,
हड़प्पा से भी कहता है कि यहाँ अन्नागार है ना, जो अन्नागार जो है अनाज रखने की जो साक्ष्य है क्या हुआ, प्राप्त हुआ है ना, यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या है, 1, 2 और 3 जो है यह सही हो जाता है। 1, 2 और 3 जो है क्या होगा, सही होगा। और इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो सी हो जाता है। 1, 2 और 3 जो है आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा उस समय में अगर हम लोग बात करें तो अन्नागार की जो चर्चा मोहनजोदाड़ो में जो मिलता है, जैसे वहाँ पे देखिएगा हड़प्पा सभ्यता हमेशा अपने नगर नियोजन के लिए ही बहुत ही ज़्यादा जाना जाता था। हालांकि अगर देखेंगे तो मेंस में जब भी सवाल पूछता है नगर नियोजन से संबंधित पूछेगा, या ये पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में बताएं, तो ऐसे सवाल आपसे बनाए जाते हैं। हालांकि आपको ये भी जानना होगा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है कि ना कि संस्कृति का। संस्कृति कहीं ना कहीं आपके जीवन में आज भी जिंदा है। तो ये हो जाता है आपके अन्नागार से संबंधित जो है। और कहता है कि कथनों पर विचार कीजिए, तो कथन 1, 2 और 3 जो है क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। और यही कथन कहता है कि बताइए कथन सत्य कौन सा कथन हो जाएगा, 1, 2 और 3, आंसर क्या है, सी हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा देखिए, दूसरा कहते हैं यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, है ना, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन किस सभ्यता के भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग हुआ था, है ना, ईंटों का ही प्रयोग हुआ था। देखिए जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ तब हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के बाद पता चला कि इसके समकालीन जितनी भी सभ्यता थी इसकी तुलना में इतना बेहतर सभ्यता नहीं थी। और ये भी बात कहता है कि हड़प्पा की सभ्यता में सुखाए गए ईंट के साथ साथ पकाए गए ईंट भी और ईंटों का जो डिजाइन है वो भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अगर हम तुलना में बात करें, जो मिस्र की जो सभ्यता है वहाँ पे मात्र ईंटों को सुखाया ही गया है ऐसा साक्ष्य मिला है। और यही सवाल आपसे पूछता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता है किस सभ्यता के भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग किया गया है ना। तो ये आपका मिस्र का सभ्यता हो जाएगा। मिस्र का सभ्यता, है ना, इस पे एक मूवी है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर मूवी मिलेगा ये, द मम्मी रिटर्न जो है ना, मिस्र की सभ्यता पे बनाई गई मूवी है, देखना चाहिए। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जब आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जब अध्ययन करेंगे तो सारा का सारा प्रश्न जो है वहीं से लिया गया है ना, कब कहाँ और कैसे एक टॉपिक है, आप देखिएगा हम पढ़ा चुके हैं और वहीं से ये सारे के सारे प्रश्न लिए गए हैं। जब आप सही तरीके से पढ़ते हैं, देखिए कभी कभी हम लोग पढ़ते कैसे हैं, जब आप स्टडी करते हैं तो बिल्कुल आप अपने शरीर को क्या करते हैं, मतलब नॉर्मल तरीके से आप पढ़ते हैं, तो उस तरीके से पढ़ाई नहीं होता। कभी कभी देखिएगा आपके साथी संगी जितने भी हैं उन लोगों में कोई एक बंदा होगा या कोई एक ही होगा जो बहुत ही सीरियस, यानी कि बहुत ही ये कह सकते हैं कि ध्यान मुद्रा में पढ़ाई करता होगा। तो देखिए ध्यान मुद्रा में जब आप पढ़ते हैं तो कभी कभी आपको ये लगता होगा, जब भी अचानक आपको एक ज़माना था कि जब आपको गर्लफ्रेंड का या अपने वाइफ का या अपने प्रेमिका या प्रेयसी का जब एक लव लेटर मिल जाता था तो हर शब्दों का मतलब निकालते थे। हर शब्दों पे आप कम से कम लेक्चर आप तो ज़रूर दे सकते थे, इतनी आपको पकड़ बन जाती थी। लेकिन जब भी आप किताबें पढ़ते हैं तो ऐसा, है ना, ऐसा जुनून, ऐसा चाहत और ऐसी जो जिज्ञासा होती है, एकदम खोजी वाला, डिस्कवरी वाला, ये सब चीज़ें नहीं आ पाता है। एक बार कम से कम 6 महीने तक अपने आप को इस तरीके से जगा के रखिए, देखिए रिजल्ट तो आपके हाथ में आ जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं होता है रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ता है और सीरियस के साथ साथ आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और बहुत सारा तकनीकी, यानी कि कह सकते हैं कि आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गधा की तरह बैठ करके आराम से पढ़े जा रहे हैं तो फिर बहुत लंबा टाइम लग जाता है। अंततः आपको यहाँ से फिर बहुत सालों के बाद जब आपके जीवन में हर चीज़ निकल जाता है तब आपको पता चलता है कि मैंने गलती किया। अभी स्मार्ट मतलब समझिए कि स्टूडेंट लोग आने लगे हैं, एकदम नया स्टूडेंट जो है, जो अपने कहीं ना माँ बाप भाई बहन उन लोगों से गाइडलाइन भी लेते हैं और अच्छी तरीके से एकदम स्मार्ट तरीके से 1 से 2 साल में कंप्लीट करके यहाँ से चले जाते हैं। और जो बूढ़े लोग हैं यहाँ पे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वो समय हो जाता है ना। खैर वो लोग बुरा नहीं मानेंगे, वो समझते होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो
इस पर विचार कीजिए। तो पहला जो हमारा कथन हो जाता है, कहता है यहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, है ना। क्या कहता है? प्रमुख स्थल हैं, ये हो जाता है। तीसरा नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, है ना। तीसरा नंबर तो कहता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हालांकि देखिए, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी जानते हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोलते हैं, मृतकों की टीला के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। इतने सारे नाम हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता यानी कि पूरी दुनिया को सबसे पहले कांसा को, मतलब कांसा बनाने वाला जो तकनीक था, यही हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास था, जो पूरी दुनिया को कांसा बनाने का तकनीक जो है सिखाया। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है ना। क्या किया है? शहरों का विकास किया है, ठीक है। और कहता है कि ये दोनों सही है। हम लोग तीसरा देखते हैं, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का सही पता नहीं था। ये गलत है। सही पता नहीं कैसे था? हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, है ना, तांबा प्लस टीन से, टीन को गलाकर ये कांसा बनाना जानते थे। ये कांसा बनाना जानते थे। इनको बहुत सारे ऐसे, है ना, ऐसे धातु थे जिनका आयात और निर्यात भी होता था यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये जो तीसरा जो आपका कथन हो जाता है, क्या होगा? ये गलत है। तब पूछता है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन है जो सत्य है ना। तो क्या हो जाएगा? आपका तीसरा क्या है? गलत हो जाता है। इस तरीके से 1 और 2 जो है वो सही होगा, है ना। आंसर क्या हो जाता है? तीसरा का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल है, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में कौन से स्थल सिंध क्षेत्र में अवस्थित है ना। कहता है सिंध क्षेत्र में अवस्थित हो जाता है 4 नंबर। तो सिंध क्षेत्र में कौन सा अवस्थित होगा? ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हड़प्पा हो जाता है ना। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो है, चन्हूदड़ो हो जाएगा और सुरकोटड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है जो कहता है कि सिंध क्षेत्र में अवस्थित है? तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, इसका हो जाएगा, है ना, 2 और 3 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो जो है, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो क्या हो जाएगा? सिंध क्षेत्र में हो जाएगा, चन्हूदड़ो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग का 5वां सवाल है। 5वां सवाल देखिए, कहता है कि मोहनजोदड़ो के संदर्भ में, है ना, मोहनजोदड़ो के संबंध में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहता है कथनों पर, निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना। तो देखिए कहता है कि इसका अर्थ क्या हो जाता है? मृतकों का टीला, ठीक है। जब भी आप NCERT पढ़िएगा, अब मोहनजोदड़ो देखिएगा तो मोहनजोदड़ो का अर्थ ही उसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो ये देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हो जाता है ना। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह स्थित हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा कहता है, यहाँ पे तीसरा कहता है कि गोदीवाड़ा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता थी। तीसरा, है ना, क्या कहता है यहाँ पे? 5 नंबर क्या कहता है? गोदीवाड़ा सबसे बड़ी विशेषता थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं है, गोदीवाड़ा जो है इसकी विशेषता नहीं है। ये तो कालीबंगा, लोथल ऐसे हो जाएंगे, है ना। इसकी विशेषता अन्नागार, स्नानागार हो जाएगा, ठीक है, विशेषता। इसका मतलब क्या है? तीसरा जो है, ये जो तीसरा है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग अगर आंसर देखेंगे तो मोहनजोदड़ो देखिएगा, मोहनजोदड़ो के निचले नगरों में आवासीय भवनों के साक्ष्य मिले हैं, है ना। आवासीय भवनों को क्या हो गया? साक्ष्य मिले हैं। तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 का आंसर है इसमें सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मात्र 3 जो है, जो गोदीवाड़ा की चर्चा यहाँ पे करता है, गोदीवाड़ा इसकी विशेषता नहीं हो जाएगी, है ना। इसका आंसर सी है। चलिए 6ठा नंबर हम लोग देखेंगे। 6ठा कहता है कि मोहनजोदड़ो की नालियों के संबंध में, है ना, मोहनजोदड़ो के नालियों के संबंध में, ठीक है, किसके? मोहनजोदड़ो के नालियों के संबंध में
किसने कहा था कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वोच्च संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है ना। छठा नंबर कौन कहा था? तो देखिए अर्नेस्ट मैके ने ये बात कही थी। आंसर क्या है? सी हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके। अगर आप लोग और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो को, ठीक है, मोहनजोदड़ो पे मूवी बनाई गई है। हालांकि कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आप चाहे ऋतिक रोशन का ही मूवी है, आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा, मोहनजोदड़ो को समझने में फ़ायदा होगा। चलिए 7 नंबर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में, है ना, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में कहता है निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा? तो मनुष्यों द्वारा, है ना, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत किया गया था और ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता भी रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है यह, है ना। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो फिर ऐसे प्रश्न जो है बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए कहता है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सा? तो इन्हीं फसलों का, कौन सा? गेहूं और जौ का, है ना, उपजाने की शुरुआत यहीं से किया गया था। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो से। और कहता है कि इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र जो है हिमालय और बिंद की पहाड़ियाँ थी। नहीं, हिमालय और बिंद की पहाड़ियाँ नहीं थी, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका आंसर जो है 2 जो है वो गलत हो जाएगा। और कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से बताइए कौन सा कथन सही है। तो केवल एक कथन सही होगा। आंसर क्या है? ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है? 1 हो जाएगा सिर्फ। चलिए 8वां देखते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8 नंबर सवाल कहता है कि आरंभिक नगरों का विकास जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, है ना। आरंभिक नगरों का विकास जो है, दुनिया का जितना भी सभ्यता है वो कहीं ना कहीं किसी नदियों के किनारे ही फला फूला। जैसे सिंधु की अगर बात करें तो सिंधु नदी के किनारे ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और इनके सहायक नदियों में हो जाता है झेलम, है ना, झेलम चिनाब, रावी, उसके बाद ब्यास, है ना, और ब्यास का सतलज और एक 2 और भी नदी है। इस तरीके से क्या कहता है कि सिंधु और उनकी सहायक नदियों के, है ना, इर्द गिर्द ही ये हड़प्पा सभ्यता जो आरंभिक नगर व्यवस्था थी वो फला फूला सबसे ज़्यादा। मतलब ये बिल्कुल सही है। फिर कहता है कि गंगा, है ना, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ, है ना, 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाता है ना, ये गलत है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास नहीं हुआ था इस समय। कब? लगभग 5000 वर्ष कहता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर कथनों में से हम लोग विचार करेंगे और सही अगर आंसर चुनिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केवल 1, है ना। क्या हो जाएगा? 8 का केवल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर क्या है? ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 9 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 9 देखिए कहता है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी, है ना, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? 9 नंबर सवाल कहता है कि बताइए सोन नदी के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका मगध हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है? डी हो जाएगा, मगध। यह बहुत भी यह पूछा गया सवाल है, यह मगध। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल हो जाएगा। 10 कहता है कि भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो है सही है ना। 10 नंबर सवाल कहता है कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो देखिए कहता है यहाँ पर देखिए कहता है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व, है ना, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, ठीक है, और दूसरा जो है हो जाएगा इसमें यहाँ पे यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज और तथा इंडोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा, है ना। 10 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 10 का, तो 10 का 1 और 2 दोनों हो जाता है। इंडिया के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया के संदर्भ में देखिएगा दोनों बातें क्या हो जाएगा? सही है। कहता है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों,
है ना। और दूसरा में ये हो जाएगा, यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज तथा इंदोज तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहा। इसका मतलब क्या है, 1 और 2 जो है दोनों सही हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। 1 और 2 दोनों हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल है ना। चलिए 11 नंबर हम लोग देखेंगे। 11 कहता है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही नहीं है ना। जब भी आप प्रश्न बनाइए तो ज़रूर प्रश्न को 1 या 2 बार पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। कहता है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यह प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 11 नंबर। तो ये देखिए कहता है कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, है ना। ये तो सही है बिल्कुल। उसके बाद कहती है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है, ये भी सही है। अगला कहता है कि पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। और कहता है कि पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो क्या है, गलत हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है, डी जो है, डी इसका आंसर हो जाएगा। और यही कहता है कि बताइए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ना। आंसर क्या है, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर सवाल है, कहता है कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेखों के संदर्भ में देखिए बहुत सारा है वन लाइनर बताने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको इसी तरीके से आपको अपना स्टडी करना पड़ेगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है, 0.3% लोगों को ही नौकरी होता है, और उसमें आप अपने आप को रखिए, आप आते हैं कि नहीं आते हैं। और आने के लिए अभी भी हम आपको यही बात कहेंगे कि जितना बैठ करके पढ़ना है पढ़िए, सबसे ज़्यादा समय अपने आप पे दीजिए, और जितना रिवाइज करना है, जितना स्टडी करना है वो करिए। एक ही किताब को बार बार पढ़िए, अभी भी हम बता रहे हैं, और जितना सेट लगाना है आप लगाइए। और ज़रूर जब भी आपका प्रश्न गलत हो जाए तो ज़रूर उस पर विचार करिए कि हमने ये प्रश्न गलत क्यों किया, ठीक है। और एकदम कॉमन जो प्रश्न होता है अब ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल वन लाइनर टाइप से। अगर वन लाइनर आपको बनाने में मज़ा आ रहा है तब ठीक है, और मज़ा आपको नौकरी नहीं देगा, आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा। क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम होने लगे, है ना, उसको फेस करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं। आप ज़रा बीपीएससी टीचर का प्रश्नों का लेवल भी उठा के देखिए, जो सिविल सर्विसेज में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी उठा करके देखिए, डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे, है ना। कम से कम 2-4 किताबों का निचोड़ होता है, उससे प्रश्न बनाई जाती हैं। और एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर आपका सिविल सर्विसेज में फ़ाइट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है आपके लिए। कम से कम एनसीईआरटी का ज़रूर अध्ययन कर लीजिए, है ना। साथ ही साथ करिए, हमारे साथ ही करिए, ठीक है। बहुत मतलब टाइम है, इतना ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, बहुत टाइम है, आप और ज़रूर फाइट करेंगे। तो ये देखिए, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि यहाँ पे 12 नंबर देखिए, कहता है कि ऐसे लेख जो केवल, है ना, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। 12 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना। 12 क्या है, कहता है कि कथनों पर विचार कीजिए, और कहता है कि कथन, सही कथन बताइए, ठीक है। क्या कहता है, सही कथन बताइए, यही सवाल पूछता है। अभिलेखों के संदर्भ में कहता है ना। और कहता है कि सही जो आंसर है वही बताइए, 12 नंबर, ठीक है। तो देखिए, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे, है ना। दूसरा देखिए, कहता है कि कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। और कहता है यहाँ पे कि बताइए कथन में कौन सा कथन सही है ना। देखिए, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण हो ऐसा नहीं है ना। अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख बहुत सारी चीज़ों पे लिखने की परंपरा होती है ना। तो ये सिर्फ पत्थर पे नहीं हो जाता। अगर हम लोग इसमें कथन कौन सा सही है 12 नंबर, तो ये देखिए, केवल सही की बात करें तो ये हमारा बी आंसर हो जाता है। केवल 2 जो है वही सही है। कभी कभी शासक, जैसे आप देखते होंगे अशोक सम्राट ने अपनी बातें कहलाने के लिए और लोगों से मनवाने के लिए,
ठीक है, अपना संदेश पहुंचाने के लिए या अपना न्याय का कुछ ऐसा प्रक्रिया वो खुदवाते थे, है ना, पत्थरों पर, ताकि जनता को वो आदेश पालन करने का हुक्म दिया जा सके। इसी तरीके से ये सब चीज़ें हैं। और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 2 हो जाता है ना, केवल बी आंसर हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 13 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता कि अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? 13 नंबर कहता कि किन लिपियों में लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 2 लिपियों में लिखा गया है ना। यह जो है 2 लिपियों में लिखा जाता है, यूनानी और अरामाइक लिपि हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है ना, पूछा जाता है आपसे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 14 नंबर सवाल। इस सेशन का हमारा अंतिम सवाल है, कब, कहाँ और कथन जो टॉपिक है उससे संदर्भित हो जाएगा। तो देखिए कथन 1 में हम लोग देखेंगे, कहता है यहाँ पे कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। ये बात सही है। और कहता है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है ना। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है ये? इसका मतलब दोनों क्या है? दोनों सही है। और दोनों जो है आर जो है ए का क्या है? स्पष्टीकरण हो जाता है। इसका मतलब आंसर क्या है? ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाता है ना। और कहता है कि सही उत्तर का चयन करें। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाता है। देखिए इस तरीके से प्रश्नों को बनाइए। अगर ऐसे कहीं सेट मिलते हैं तो ज़रूर उसको बनाइए, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। क्यों ना 10 साल बैठ के मेहनत करने से बेहतर है 5-6 महीने का जो टाइम आपके पास मिलता है उसको पूरा एनर्जी के साथ लगाया जाए, है ना। पूरा खून पसीने गिराइए, पूरा देखिए कितना मज़ा आ जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, आपको खुद फील हो जाएगा। जब आप पढ़ रहे हैं और आपका गंजी भीग जाए, समझिए कि आप पसीना बार बार अगर पोंछ रहे हैं तो समझिए कि आपका रिजल्ट होने वाला है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, हम लोग इसी तरह सीरीज में बने रहेंगे। और बहुत सारा भी टेस्ट बाकी है, अभी बहुत सारा चीज़ें हैं जो हम लोग तीव्र गति से और लगातार इसको जारी रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।